हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज लेके आ गए पार्ट 2। इसमें बेटा जो शुरुआत करूंगा सीधा 8 नंबर के क्वेश्चन से करूंगा और पक्का पेपर में छपेगा। बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आ जाते हैं अपने सीधा मेन क्वेश्चन पर। जैसा कि बच्चा हमारा पहला ही क्वेश्चन बहुत मेल है, हल और कुदाल की लड़ाई। हल और कुदाल की लड़ाई। हल और कुदाल की लड़ाई का मतलब क्या है बेटा? हॉय एंड प्लफ। अब हॉय एंड प्लफ का मतलब क्या है? तो देखो ये इंडिकेट करता है वर्ड। क्या कहता है ये वर्ड? इंडिकेट करता है किसको? पहाड़ियों को। और जो कुदाल वर्ड है वो पहाड़ियों को इंडिकेट कर रहा है, और जो संथाल वर्ड है, जो हल वर्ड है वो संथालों को इंडिकेट कर रहा है। सर ये कैसे? और ये पहाड़ियों और संथाल का मतलब क्या है? इसका मतलब समझाइए। तो उसी चीज पर अब हम आ जाते हैं। देखो पहाड़ियां कौन थे बेटा? जो राजमहल की पहाड़ियां थी ना, जो राजमहल की पहाड़ियों के, राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। कहाँ रहते थे? इर्द गिर्द रहते थे। इर्द गिर्द का मतलब क्या होता है? आसपास रहते थे। उन्हीं के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था बेटा? पहाड़िया वर्ड यूज किया जाता था। ये जो पहाड़ी इलाके से, यानी कि जो जंगल होता था, उस इलाके से जो चीजें मिलती थी उसी चीजों से अपना गुजर बसर करते थे, यानी कि वही खाने पीने में ये लोग खाते थे। ठीक है। और जो पहाड़ी लोग थे बेटा, जब बुकानन गया, ठीक है, बुकानन जब गया तो बुकानन ने बताया कि ये जो पहाड़ी लोग हैं, ये बिल्कुल पहाड़ियां जो है ना, ये अभेद्य लगती हैं। अभेद्य का मतलब क्या है? इन्हें कोई भेद नहीं सकता। और इनका पहाड़ी लोगों का जो व्यवहार है वो काफी शत्रुतापूर्ण है। और ये बेसिकली क्या करते हैं बेटा? एक जगह पर नहीं टिकते। एक जगह पर ना टिकने का मतलब क्या है? ये झूम खेती करते थे। क्या करते थे? झूम खेती। एक जगह टिकते नहीं थे। यानी क्या करते थे? ऐसे मान लो यहाँ पे अब खेती कर लिए, ये जमीन को थोड़ा थोड़ा खुरच लेते थे। कुदाल का इस्तेमाल करते थे। किसका? कुदाल का इस्तेमाल करते थे। जमीन को थोड़ा थोड़ा खुरच लिया ऊपर ऊपर से, ठीक है, और वहां पर खेती की। अब एक ऋतु में वहां खेती करते थे, फिर उसके बाद जब उसकी उर्वरता वहां से थोड़ी खत्म हो जाती थी तो क्या करते थे? यहाँ पे मान लो खेती कर लिया, अब ये यहाँ चले गए। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है? उर्वरता यहाँ वापिस आ गई तो यहाँ आ गए, यहाँ वापिस आ गई तो यहाँ चले गए। यानी ये एक जगह टिककर खेती नहीं करते थे, बल्कि झूम खेती किया करते थे। क्या करते थे? झूम खेती। और उसके साथ याद रखेंगे बेटा, ये ना हमेशा से ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, और अंग्रेजों को भी ये जंगलों में एंट्री नहीं देते थे, जिस वजह से अंग्रेज इन्हें अच्छा नहीं मानते थे। अंग्रेजों के हिसाब से ये लोग ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को मतलब होता था टैक्स से। किससे? टैक्स से, यानी कि कर से। लेकिन ये एक जगह टिकते ही नहीं, एक जगह खेती ही नहीं करते, तो क्या ये टैक्स देंगे? नहीं देते थे। ये कभी भी अंग्रेजों तक टैक्स नहीं पहुंचाते थे। तो अंग्रेजों को ये क्या लगते थे? ये लोग अनसिविलाइज लगते थे, असभ्य लगते थे। अंग्रेज इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेजों को कोई इनसे बेनिफिट नहीं होता था। इस वजह से क्या चाहते थे? अंग्रेज इन्हें उन पहाड़ियों से बाहर निकालना चाहते थे। ठीक है। ये ज्यादातर देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया, जंगल के प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करते थे, यानी कि जो जंगल से मिलता था उसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि बेटा महुआ के फूल इकट्ठे करते थे खाने के लिए, ठीक है, और महुआ के फूल इकट्ठे करते थे किसके लिए बेटा? खाने के लिए। ठीक है। उसके साथ क्या किया करते थे बेटा? ये रेशम और कोया इकट्ठा करते थे। रेशम और कोया इकट्ठा करते थे किसके लिए? बेचने के लिए। ठीक है। यानी कि ये पूर्ण रूप से जंगल पे ही डिपेंड रहते थे। और ये हमेशा से खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कुदाल का। और एक जगह रुककर स्थायी खेती नहीं करते थे। और इनका व्यवहार शत्रुतापूर्ण था और टैक्स भी पे नहीं करते थे, जिस वजह से अंग्रेजों को ये लोग पसंद नहीं थे। तो अंग्रेजों को दिखाई दिए एक नई जाति, जो संथाल थे। कौन थे? संथाल। जो हल है ये संथालों को इंडिकेट करता है। संथाल क्या कर रहे थे? लंबे समय से कहीं पर जमीन ढूंढ रहे थे। ये बेसिकली गेहूं, कपास आदि चीजों का उत्पादन करते थे, और इनकी खासियत ये थी कि ये स्थायी कृषक थे। क्या थे? स्थायी कृषक थे। अब स्थायी कृषक का मतलब कि एक जगह पे परमानेंटली रहकर खेती करेंगे। अगर एक जगह रहकर खेती करेंगे तो ये नॉर्मल सी बात है, टैक्स भी पे
करेंगे। किसको टैक्स जाएगा? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को फायदा होगा नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो पहाड़ियों की जमीन थी वो इन्हें देनी शुरू कर दी, और उस जमीन को क्या कहा गया? दामिने कोहो। क्या कहा गया? दामिन ए कोहो के नाम से जाना गया। एक नंबर का आता है बेटा क्वेश्चन, जो संथालों को मिली जमीन थी उसे किस नाम से जानते हैं? तो आप लिख देंगे सर उसे दामिने कोहो के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? तो उसे दामिने कोहो कहा गया। अब ये जो इधर से इन्हें जमीन मिल गई, अब इन्हें टारगेट दिया गया कि हर वर्ष आपको जितनी जमीन मिली है उसका 10वां भाग, कितना? 10वां भाग क्या करना है आपको? साफ कर देना है। साफ मतलब जंगल काट देने हैं। क्लियर हुई बात? अब जब ये जंगल काटेंगे तो इनकी पहाड़ियों से लड़ाई होगी, अनबन होगी नहीं होगी? जी सर बिल्कुल होगी। यही है बेटा कुदाल और हल की लड़ाई, यानी कि पहाड़ी और संथालों के बीच की लड़ाई। क्लियर हो गया? आंसर फॉर्मेट आप मुझसे ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी व्हाट्सएप नंबर दिया, मैं इस वीडियो में दोबारा दे रहा हूं। जिस भी बच्चे को आंसर फॉर्मेट चाहिए वो मुझसे मांग ले। क्लियर हो गई बात? लेकिन ये सबसे सरल एक्सप्लेनेशन है, जो बताया वो लिख देना, नंबर एक भी नहीं कटेगा। क्लियर? उसके बाद बेटा अगले टॉपिक पे आए थे, मैं डस्टर ले लूं यहां से, और हाँ बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने में। क्लियर? अब एक टॉपिक चलो मैं डस्टर लिए बिना ही आपको यहां से क्लियर कर दूं। एक नाम मैंने यहां पे लिखा था बुकानन। क्या लिखा था? बुकानन। तो आखिरकार सर ये बुकानन कौन थे? इन्होंने पहाड़ी एरिया का दौरा किया था, इन्होंने ही पहाड़ी एरिया के बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं बुकानन कौन थे। क्या बता दूं? बुकानन कौन थे? जब हम बुकानन की बात करते हैं बेटा, यहां लिख लेता हूं बुकानन। कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा। पेशे से एक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक। ठीक है, भारत में बंगाल में इन्होंने अपने चिकित्सक सेवा भी दी। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली के, किसके? लॉर्ड वेलेस्ली के शल्य चिकित्सक भी रहे। शल्य चिकित्सक का मतलब समझते हो ना, ऑपरेशन जो करते हैं, है ना, उनके चिकित्सक भी रहे। और बेसिकली इन्होंने जो बंगाल है, ठीक है, क्या है? बंगाल। बंगाल में एक अलीपुर नामक चिड़ियाघर की भी स्थापना की। पेपर में पूछ लेता है अलीपुर चिड़ियाघर किसने बनाया था या कहां पर है, तो बंगाल में। और किसने बनाया था? बुकानन ने बनाया था। और कभी कभी बुकानन की जगह ना हेमिल्टन भी लिखा आता है। हेमिल्टन। हेमिल्टन क्या था बेटा? इनकी जो माता श्री थी, ठीक है, माता श्री का सरनेम था हेमिल्टन। क्या था? माता श्री की वंश था। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने हेमिल्टन वंश को अपना लिया, हेमिल्टन डायनेस्टी को अपना लिया, इसलिए इन्हें कभी कभी बुकानन हेमिल्टन भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है। क्लियर हो गई बात? और ये थे कहां से? फ्रांस। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूं अगला टॉपिक। ये हो गया होगा। अब यहां से बुकानन वर्ड भी क्लियर कर दिया आपको। बिल्कुल घबराओ मत भैया, वीडियो को पूरा देख लो और पेपर में खुल के चले जाओ, कोई डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को एकदम अप टू डेट करा रहा हूं वीडियोस में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ बने रहो, बिल्कुल घबराना मत, पेपर में पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। अगले टॉपिक की ओर हम आगे आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा? अभी मैंने आपको बताया हल और कुदाल की लड़ाई। ठीक है, यानी कि राजमहल और पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आएगा बेटा एक टॉपिक हमारा दक्कन दंगा। क्या आएगा बेटा? दक्कन दंगा। ठीक है, अब ये सर दक्कन दंगा क्या है? दक्कन दंगा क्या है? देखो बेटा 1875। ठीक है, कब? 1875। यहां से हम बात करें सूपा की। सूपा क्या है? पूना का एक विपणन केंद्र है। विपणन केंद्र का मतलब क्या होता है बेटा? मंडी है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ अचानक से? ठीक है, अचानक से क्या होता है? एक बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, एक बड़ा आंदोलन शुरू होता है, एक बड़ा विद्रोह शुरू होता है। क्या शुरू होता है? विद्रोह। और धीरे धीरे ये विद्रोह बेटा लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर में फैल जाता है। 6500 वर्ग किलोमीटर में ये विद्रोह फैल जाता है। ठीक है, अब ये विद्रोह जो फैलना शुरू होता है बेटा, ये बेसिकली था साहूकारों के खिलाफ। किसके खिलाफ? साहूकारों के खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक है, किसके खिलाफ था बेटा? साहूकारों के। क्योंकि देखो ये साहूकार क्या थे ना उस टाइम के, साहूकार बेसिकली क्या करते थे बेटा?
उच्च ब्याज, यानी कि जो ऋण प्रोवाइड करते थे इनका काम क्या होता था, ऋण देना। अब जो ऋण देते थे ऋण पे काफी ज्यादा ब्याज लगा देते थे। और कई सारे लोगों की क्या कर रही थी इन्होंने, जमीनें हथिया रखी थी। क्या कर रखी थी, जमीनें हथिया रखी थी। ठीक है, तो अचानक से ये मूवमेंट शुरू हुआ, ये विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, और ये विद्रोह शुरू होते होते पूरे 6500 वर्ग किलोमीटर में फैलता चला गया। अब अंग्रेजों के मन में एक डर था, अंग्रेजों के मन में एक भय था। क्यों? क्योंकि इससे कुछ साल पहले ही 1857 में इतना बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हो चुका था। पहली क्रांति है ना, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी क्रांति हो चुकी थी। ठीक है, अब अंग्रेजों के मन में डर था क्या, कि ऐसा ना हो कि ये विद्रोह भी हमारे खिलाफ हो। उसी के लिए बेटा अंग्रेजों ने एक दक्कन दंगा जांच आयोग भी स्थापित किया। दक्कन दंगा आयोग, ये जो दक्कन दंगा आयोग था बेटा, ये बेसिकली एक जांच आयोग की तरह था। किसकी तरह था? एक जांच आयोग की तरह। जांच आयोग का मतलब क्या है? इसका काम था रिपोर्ट तैयार करना कि आखिरकार ये जो दक्कन में दंगा हुआ है वो हुआ किस वजह से। ठीक है, किस कारण से ये दंगा हुआ। ठीक है, दंगे के कारण की जांच करना। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं बेटा क्या, कि इस टाइम पे जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो डरे हुए थे, बिल्कुल कांप रहे थे। किससे? इंडियन से। उन्हें लग रहा था अगर ये विद्रोह भी हमारे खिलाफ हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्लियर हो गई बात? तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक जांच आयोग की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया, दक्कन दंगा जांच आयोग। ठीक है, तो दक्कन के दंगे की जांच करना था इसका मोटो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के मन में एक ही भय काम कर रहा था, आखिरकार ये हमारे खिलाफ तो नहीं है। जब इसकी जांच हुई तो रिपोर्ट में पता लग गया, क्लियर हो गया कि ये जो पूरा विद्रोह हो रहा है वो किसके खिलाफ हो रहा है, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि साहूकारों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। कौन? रैयत। रैयत मतलब किसान। ठीक है, तो रैयतों ने या किसानों ने क्या किया, जो भी चीजें मतलब उनकी मंडी से संबंधित मिली, जो भी दस्तावेज मिले, उन सारे दस्तावेजों में आग लगा दी। काफी सारे साहूकारों को तो अपनी जान बचाने के लिए घर बार सब छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि उनके घरों में भी आग लगाए जा रहे थे। कुछ साहूकारों को मार रहे थे, पीट रहे थे। क्लियर हुई बात? तो अंग्रेज तो डरेंगे ही, इतने बड़े एरिया में फैलेगा तो। क्लियर हो गई ना बात? अब इसके बाद बेटा अंग्रेजों ने एक चीज डिसाइड कर ली कि अब तो भैया ये जमींदारों को बीच से हटा दिया है। और एक जो इस्तेमरारी बंदोबस्त चल रहा था, एक चल रहा था ना इस्तेमरारी बंदोबस्त। इस्तेमरारी बंदोबस्त का मतलब क्या था बेटा? मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट। अब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को खत्म करके एक व्यवस्था लिया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब क्या था बेटा? रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब था अब क्या होगा, एक बार दोबारा से जमीनों को नापा जाएगा। ठीक है, भूमि मापन किया जाएगा और जिसपे जितनी जमीन है उसके अनुसार उस पे टैक्स लगाया जाएगा। और इसकी मुख्य विशेषता, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें बिचौलियों को खत्म कर दिया, यानी कि जमींदारों को खत्म कर दिया। जमींदारों को खत्म कर दिया। जमींदारों को खत्म कर देने का मतलब क्या है? अब यहां से जो जमींदार थे उनका कोई रोल प्ले नहीं रह गया। अब जो किसान है डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। किसको? किसान डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। किसको? ब्रिटिशियर्स को। अब इससे बेटा कई सारी, अब लगने में तो लग रहा होगा जी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अब बिचौलियों को जो 2 पैसे ऊपर जाते थे, अब मान लो मैं जमींदार हूं, अब मेरे को अंग्रेजों ने बोला भैया 10 रुपए लेके आ, मैं लूंगा 12 रुपए। ठीक है, अब किसानों को पहले तो लगा ये बड़ा राहत वाला काम है, लेकिन बाद में ये किसानों और जमींदारों दोनों के लिए मुसीबत बन गया। क्यों? क्योंकि जैसे पहले होता था किसानों पे नहीं होते थे, चल ठीक है आज नहीं है ना, आता है टैक्स मैं भर दे रहा हूं, तुम मुझे परसों दे दियो। ठीक है, यानी 1-2 दिन का टाइम मिला, नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। लेकिन अंग्रेजों ने वो टाइम देना भी खत्म कर दिया। अब यहाँ से जो जमींदार कुछ परसेंट, देखो जमींदार अपने थे, अपने मतलब भारतीय थे, है ना, तो वो हमारे रैयतों पर, हमारे किसानों पर कुछ तरस जरूर दिखाते थे। लेकिन क्या अंग्रेज दिखाएंगे? अंग्रेज तो अपने है ही नहीं यार। क्लियर हुई बात? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को भंग कर दिया। क्लियर? उसके बाद बेटा एक लास्ट टॉपिक इसका जो आ जाता है वो आ जाता है अमेरिका में गृह युद्ध
और कपास की कमी। यानी कि जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, उसका इंडियन फार्मर्स पे क्या इंपैक्ट दिखाई दिया। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध का अमेरिकी गृह युद्ध का भारत पर प्रभाव। आखिरकार जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ उसका भारत पर कैसे प्रभाव पड़ा, उसने भारत को कैसे इफेक्टेड किया, कैसे इफेक्ट पहुंचाया भारत को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा क्या कि अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिका में सबसे पहले हम बात करें कपास की। ठीक है, देखो ब्रिटेन में ना बेटा आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी कि औद्योगिक क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? औद्योगिक क्रांति। अब ये औद्योगिक क्रांति हुई तो बेटा कपास चाहिए, किसके लिए? फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो ब्रिटेन में क्या थी? कपास की बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब ब्रिटेन के ज्यादातर कपास कहां से आता था? अमेरिका से आता था। कहां से आता था? अमेरिका से आता था। अब इतने ज्यादा जब कपास बेटा उनका अमेरिका से ही आता था तो अमेरिका में तो हो गया अभी हम गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब क्या हो गया? सिविल वॉर। अब सिविल वॉर का असर सीधी सी बात है बेटा कृषि पर भी दिखाई देगा। किस पर दिखाई देगा? आप कहेंगे सर कृषि पर दिखाई देगा, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी होती है बेटा वो पूरे तरीके से हर एक चीज को प्रभावित करती है। ठीक है, इस तरीके से इनकी कृषि भी प्रभावित हुई होगी। क्लियर? तो 1859 में बेटा मैनचेस्टर कॉटन नाम से, ठीक है, मैनचेस्टर कॉटन, ठीक है, नाम से क्या हुआ था? 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में। एक ये एजेंसी की तरह काम करता था जिसका काम था क्या? विश्व के कोने कोने में कपास का अनुपात लगाना और वहां से कपास को कलेक्ट करना। ये ब्रिटिशर्स की एक एजेंसी लाइक था। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चा, यहाँ से ये तो बन गया, अभी इधर गृह युद्ध हो गया। अब वो अपने दूसरे उपनिवेशों को देखेगा नहीं देखेगा, दूसरे एरियाज को देखेगा, दूसरी कॉलोनीज को देखेगा। तो उसकी नजर आई भैया भारत पे, क्योंकि भारत में बड़े स्तर पर कपास का निर्माण उत्पादन होता था। ठीक है, अब देखो एक टाइम ऐसा आ चुका था बेटा कि जितना अमेरिका से कॉटन आता था ना, मान लो 100 कट्टे आते थे, उसके 3% से भी कम हो गया, यानी कि 3%, 3 गांठों से भी कम हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो पहले 100 गांठें आती थी कपास की, कितनी? 100 गांठ आती थी। ठीक है, अब वो घटकर क्या 3 से भी कम हो गई, से भी कम। तो ऐसी कंडीशन में क्या अमेरिका ब्रिटेन को कपास की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल पड़ेगी। तो उसका उम्मीद आ गई किस पर? भारत पर। अब भारत उसका सबसे बड़ा कपास का निर्यातक बन गया, यानी कि भारत से सबसे ज्यादा कपास जाने लगा। अब सबसे ज्यादा इसके लिए जरूरी हो गया भैया ऋण, क्योंकि किसानों को प्रोत्साहित करना था। अब किसानों को डबल डबल ऋण दिया जाने लगा। लो भैया उधार लो, साहूकारों के भी पेटे भर दिए, लो जितना किसान मांग रहे हैं देते चलो, लेकिन कम से कम खेती होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? तो उन्होंने क्या किया? खेती के लिए दबा के लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ भैया, जिन पे बड़ी बड़ी जमीनें थी, बड़े बड़े जमींदार तो और अमीर होते गए, लेकिन जो छोटे किसान थे उसका मतलब उन पर उसका बुरा इंपैक्ट भी पड़ा, क्योंकि वो अब लेबर बनकर रह गए। क्लियर हो गई बात? ये था बेटा आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दे, और हाँ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद, जय भारत।